हेलो बेटा। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हफ्ते में हिंदी मीडियम के लेक्चर्स भी डालना स्टार्ट करूँगा। इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स तो मैं काफ़ी दिनों से डाल रहा हूँ। हिंदी मीडियम का जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे वो आएगा बेटा विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है। सबसे पहली बात तो सुनो बेटा, मैं सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इन लेक्चर्स को डाल रहा हूँ, तो आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ इनको पढ़ना है, बार बार इनको वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखना है। आप जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते थे ना बेटा, उतना ही प्रॉपर वे में मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन करने जाऊँगा। तो आप लोग पूरी इंटेंसिटी के साथ, मेहनत के साथ इन वीडियोज़ को देखना, समझना, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे। आप चाहें तो अपने आप इनके नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको कभी नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना, या आगे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आपको उसके चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो हम बेटा ये चैप्टर की बात करेंगे, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्वैत का मतलब दोगला। दोगला का मतलब जैसे हिंदी में कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी दोनों तरह के व्यवहार दिखाता है। दोनों तरह के व्यवहार आपको दिखाने का मतलब क्या है, यानी जैसे हम विकिरण की बात करें, विकिरण का मतलब जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें हो गई, प्रकाश की बात करेंगे तो हम कहते हैं इसकी द्वैत प्रकृति होती है, यानी इसका तरंग का प्रकृति भी होती है और इसकी कण की प्रकृति भी होती है। तो यानी विकिरण और द्रव्य दोनों ही बेटा दोनों प्रकार की प्रकृति को दिखाते हैं। ये तरंगीय प्रकृति को भी दिखाते हैं और ये कणीय प्रकृति को भी दिखाते हैं। इससे जो पहले वाला चैप्टर था वो था तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में आपने देखा भाई, प्रकाश व्यतिकरण दिखाता है, प्रकाश विवर्तन दिखाता है, प्रकाश ध्रुवण दिखाता है। तो तरंग की परिघटना होगी, उनसे हम कहते हैं कि भाई प्रकाश कैसा हो सकता है, तरंगीय प्रकृति का हो सकता है। अब दूसरा हम कहते हैं, अब हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। और प्रकाश विद्युत प्रभाव को आप केवल और केवल तब एक्सप्लेन कर सकते हैं जबकि प्रकाश को किसके रूप में मान के चलें, आप कण के रूप में मान के चलें। तो यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई विकिरण की भी द्वैत प्रकृति होती है और किसी द्रव्य, ये द्रव्य कण, द्रव्यमान युक्त कण, उसकी भी द्वैत प्रकृति होती है। इनको हम इन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। पहला टॉपिक आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। आज थोड़ा सा कम टाइम का वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। कल से मैं प्रॉपर वीडियोज आपके अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, जो आधे घंटे के 45 मिनट्स के होंगे, यानी आपका जैसे कोई लेक्चर चलता है ना उसकी तरह वीडियोज आपको मिलेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, जरा बेटा आप अच्छी तरह से एक टॉपिक समझना। आप सभी लोगों ने धातुओं के बारे में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा भाई जो धातु होते हैं, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनियमित गति करते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा तो होती है, ऊर्जा होती है। तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि अनियमित गति करते रहते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा का उपयोग करके मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर क्यों नहीं चले जाते। भाई इतना तो हमने पढ़ लिया, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे हैं, इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा है। तो ऊर्जा से गति ही क्यों कर रहे हैं, उस ऊर्जा का उपयोग करके ये धातु की सतह से बाहर क्यों नहीं जाते, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। देखते भैया क्यों नहीं जाते। अगर सपोज करो बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला गया तो इस सतह पर यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश आता है बेटा, धनात्मक आवेश। और धनात्मक आवेश आ गया और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन को फिर से क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और इलेक्ट्रॉन फिर से कहां पर आ जाएगा, यहीं पर लौट कर आ जाएगा। भाई सिंपल सा हम कहते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि अनियमित गति करते रहते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा तो होती है लेकिन फिर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते,
क्योंकि जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा तो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी से धातु की सतह पर धनात्मक आवेश आएगा और वो धनात्मक आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन को फिर से आकर्षित कर लेगा। तो भैया क्वेश्चन आता है, फिर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे जा सकता है? बाहर कैसे आ सकता है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई ये कहाँ की तरफ आकर्षित कर रहा है? नीचे की तरफ आकर्षित कर रहा है। जैसे मार्कर है, सपोज करो इसको कोई नीचे पकड़ के खींच रहा है, अगर मैं ऊपर की तरफ उससे भी ज़्यादा बल लगाऊं तो फिर क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा ना। तो इसका मतलब ये जो धनात्मक आवेश आया था वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा था। तो अगर अपन ऊपर की तरफ बल लगाकर इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचें, यानी हम क्या करें? कार्य करें, यानी हम इसको क्या प्रदान करें? ऊर्जा प्रदान करें। तो अगर इसको हम ऊर्जा प्रदान कर दें तो ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन क्या आ सकता है? धातु की सतह से बाहर आ सकता है। भाई सिंपल सा। अभी तो इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहा है क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन गया वैसे ही धातु की सतह पर धनात्मक आवेश आया। धनात्मक आवेश ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूं तो धनात्मक आवेश के आकर्षण के विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। यानी क्या प्रदान करनी पड़ेगी? ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी। और जब मैं ऊर्जा प्रदान करूंगा तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर चला जाएगा और धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है बेटा? धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। नोट्स भी बनते जाएंगे साथ के साथ, सुनते जाना, नोट कर लेना अपने आप ही। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है? धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। अब भैया हम इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित तो कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन केवल तभी कराया जा सकता है जबकि इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाए? ऊर्जा मिल जाए। बिना ऊर्जा के तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से बाहर निकलना संभव नहीं है। अब ऊर्जा किस स्रोत के माध्यम से आप प्रदान कर रहे हैं उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन निम्न प्रकार का होता है बेटा। एक हम बोलेंगे तापायनिक उत्सर्जन। पहला कौन सा है? तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा हम बोलेंगे भैया प्रकाशिक उत्सर्जन। तीसरा हम बोलेंगे क्षेत्र उत्सर्जन। और चौथा हम बोलेंगे द्वितीयक उत्सर्जन। हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है? धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। मैंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा के स्रोत के आधार पर हमने 4 प्रकार के उत्सर्जन देखे। एक तापायनिक उत्सर्जन, एक प्रकाशिक उत्सर्जन, एक क्षेत्र उत्सर्जन और एक क्या हो जाएगा? द्वितीयक उत्सर्जन। सुनेंगे भैया आराम से। उत्सर्जन शब्द का मतलब क्या है? धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। इससे पहले वाला जो शब्द है मुझे ये बताएगा कि ऊर्जा किस स्रोत के माध्यम से मिल रही है। तापायनिक शब्द क्या आ रहा है? ताप। यानी ऊर्जा किसके माध्यम से मिल रही है? ताप के माध्यम। भाई सिंपल सा। तापायनिक उत्सर्जन तो ऊर्जा किस स्रोत के माध्यम से मिल रही है भैया? ताप के माध्यम से मिल रही। ताप यानी आपको ताप बढ़ाना पड़ेगा और ताप बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी वस्तु को गर्म करना पड़ेगा। भाई गर्म करते हैं तो ताप बढ़ता है ना। तो हम क्या कहते हैं बेटा? धातु को गर्म किए जाने पर धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? तापायनिक उत्सर्जन। नाम में क्लियर? उत्सर्जन शब्द का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन का धातु की सतह से बाहर निकलना। इससे पहले क्या आ गया? तापायनिक शब्द। तापायनिक में क्या आ रहा है? ताप। यानी ताप बढ़ाने पर बाहर निकलेगा। ताप बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? वस्तु को गर्म करेंगे। तो हम क्या कहते हैं? धातु को गर्म किए जाने पर धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? तापायनिक उत्सर्जन। गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, उछल के चला जाएगा बाहर। तो इसको हमने क्या बोल दिया? तापायनिक उत्सर्जन। अब आ जाओ भैया प्रकाशिक उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। और बाहर किससे निकल रहा है? ऊर्जा किससे मिल रही है? प्रकाश। प्रकाशिक शब्द आ गया तो किससे मिल रही है? प्रकाश से। अब आप बोलो साहब प्रकाश से ऊर्जा, ये तो हमको पता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन कैसे? फिर भी थोड़ा बहुत तो बताओ। तो मैं आपसे कहूं कि भाई एक काम करो, एक लोहे की रॉड लो बेटा और उसको धूप में रख दो और थोड़ी देर बाद जाके उससे हाथ लगा के देखो क्या होगा। हाथ लगा दे, बोलो अरे सर ये तो बड़ा गर्म है,
तो गर्म कैसे हो गया? प्रकाश लगातार आपतित हो रहा है, लगातार आपतित हो रहा है, तो उसको क्या मिल रही है बेटा? ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में बदल रही है? ऊष्मा ऊर्जा में बदल रही है भाई, उसको हीट ऊर्जा मिल रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो गर्म होगा। तो सेम यहाँ पर होता है, जैसे प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश की वजह से इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं और ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक उत्सर्जन। यानी तापानिक उत्सर्जन में क्या होता है? धातु को गर्म किए जाने पर धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना तापानिक उत्सर्जन। प्रकाशिक उत्सर्जन में क्या होता है? धातु की सतह पर किसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर, आवृत्ति का क्या इफेक्ट है बताऊंगा अभी आपको। और धातु की सतह पर किसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित होने पर धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना प्रकाशिक उत्सर्जन कहलाता है। ये दो क्लियर हो गए। अब आते हैं क्षेत्र उत्सर्जन पर। उत्सर्जन का मतलब धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। अब ये क्षेत्र शब्द क्या बता रहा है बेटा? इस क्षेत्र शब्द को हम जरा यहाँ समझना चाहते हैं, सुने। जैसे मैंने आपसे कहा भाई ये धातु की सतह थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा था? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाता है धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन की कमी से धातु की सतह पर धनात्मक आवेश आ जाता है, और वो धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन को दोबारा आकर्षित कर लेता है, इसलिए धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाता। अब बेटा जो धनात्मक आवेश है वो नीचे आकर्षित कर रहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे मार्कर को कोई नीचे खींच रहा है, अगर उससे ज्यादा बल ऊपर की तरफ लगा दिया है तो क्या होगा? ये मार्कर ऊपर की तरफ ही तो जाएगा भैया। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर धनात्मक आवेश ले आते हैं भैया। अब धनात्मक आवेश नीचे भी आएगा और धनात्मक आवेश ऊपर भी आएगा। अब ये धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। भाई धनात्मक आवेश के आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। लेकिन सपोज करो इलेक्ट्रॉन अभी बाहर नहीं निकला, तो क्योंकि इसका बल कम रह गया, तो मैं क्या करूंगा? आवेश बढ़ाता जाऊंगा, आवेश बढ़ाता जाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, विद्युत बल इतना ज्यादा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो इस प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण निकला है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण निकला है तो इस प्रकार के उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं? क्षेत्र उत्सर्जन। तो प्रबल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है बेटा? क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ क्या बोलेंगे? प्रबल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। आपने तापानिक उत्सर्जन में देखा कि भाई धातु गर्म हो गया था। प्रकाशिक उत्सर्जन में लगातार प्रकाश का आपतन होगा तो भी धातु क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपने देखा, आपने केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कराया है, उसकी वजह से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। तो यानी यह धातु गर्म नहीं होता तो इसको एक नाम और दिया जाता है, वो नाम देते हैं शीत उत्सर्जन। यानी धातु को गर्म किए बिना ही ये धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, इसलिए इस प्रकार के उत्सर्जन को हम लोग क्या नाम देते हैं? शीत उत्सर्जन। क्लियर बेटा? तो अब लास्ट पर आते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन, उत्सर्जन शब्द का मतलब मैंने आपको बताया है, धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। और उससे पहले आ रहा द्वितीयक, यानी धातु की सतह से द्वितीयक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। द्वितीयक, ये द्वितीयक क्या चीज है भाई? अब जैसे मैं आपसे कहूं भाई कोई एग्जाम में आप बैठे और आपकी सेकंड रैंक आई, सेकंड रैंक आई तो इसका मतलब कम से कम 2 लोग पेपर देंगे तभी तो सेकंड आएगी। जब द्वितीयक है तो कोई ना कोई फर्स्ट रैंक वाला प्राथमिक भी होना चाहिए। अब आप बोले धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, जब धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना तो हमने कह दिया, नहीं उससे पहले द्वितीयक शब्द है वो ये बता रहा है कि धातु की सतह से द्वितीयक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। अब जब मैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो कोई ना कोई प्राथमिक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब प्राथमिक इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसको सोचते हैं जरा, और क्या करेगा बेटा? आपने 11वीं क्लास में एक टक्कर वाला पार्ट पढ़ा होगा, प्रत्यास्थ टक्कर, और उसमें आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं आपसे कहूं ये कोई कण है मेरे पास, इसका द्रव्यमान m है और ये इस समय स्थिर अवस्था में है। ये दूसरा कण है, इसका द्रव्यमान भी m है
और ये v वेग से गति कर रहा है, और v वेग से गति करता 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 ये इससे टकराता है तो क्या होगा, ये कण तो स्थिर हो जाएगा ब्लैक वाला, और रेड वाला कण v वेग से गति करना प्रारंभ कर देगा। दोबारा देख लें बेटा, ये दो कण है मेरे पास, इस कण का द्रव्यमान m, इसका वेग क्या है 0, भाई स्थिर अवस्था में। ये दूसरा कण है, इसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से गति कर रहा है, और गति करते 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 इससे जाके टकरा जाता है। तो इससे जाके टकराएगा, प्रत्याश टक्कर करेगा, तो उस कंडीशन में ये तो स्थिर हो जाएगा और ये v वेग से क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। इसके स्थिर होने का मतलब इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो गई। कहाँ गई इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा इस कण को मिल गई, यानी इसने अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा का स्थानांतरण इस कण को कर दिया। तो याद रखें बेटा, जब भी कोई कण किसी कण से टकराता है तो वो टकराने वाले कण को अपनी पूरी ऊर्जा का स्थानांतरण कर देता है, जबकि टक्कर कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है। तो मैं आपसे कहूं बेटा, सपोज करो ये धातु की सतह है, धातु की सतह पर ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है और इसकी ऊर्जा कितनी है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन आता है और आके इससे सीधा जाके टकरा जाता है। भाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन आया और आके इससे टकरा गया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करेगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को और तुरंत ही यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब उच्च ऊर्जा वाले एक इलेक्ट्रॉन की आपतित होने पर धातु की सतह से अन्य इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, द्वितीयक उत्सर्जन। जो इलेक्ट्रॉन आया वो तो हमारे लिए प्राथमिक हो गया और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया वो हमारे लिए क्या हो गया, द्वितीयक हो गया। तो बेटा हमने देखा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। बाहर निकलने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर मैंने 4 प्रकार के उत्सर्जन बताए, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाशिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और द्वितीयक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन क्या है, जब भी हम धातु को गर्म करते हैं तो धातु को गर्म किए जाने पर धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना कहलाता है तापायनिक उत्सर्जन। प्रकाशिक उत्सर्जन क्या है, धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने पर धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना कहलाता है प्रकाशिक उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन क्या है, प्रबल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। क्योंकि इस उत्सर्जन में धातु की सतह गर्म नहीं होती है तो इस प्रकार के उत्सर्जन को हम लोग शीत उत्सर्जन या शीत कैथोड उत्सर्जन भी कहते हैं। और द्वितीयक उत्सर्जन क्या है, धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन आपतित होने पर धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। तो बेटा ये थे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। अब जरा इसी के आधार पर मैं एक परिभाषा आपको और बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है बेटा, सुनना अच्छी तरह से। एक परिभाषा और जो हम लोग पढ़ेंगे वो परिभाषा है कार्यफलन की। अब कार्यफलन क्या है, मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर आप धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको कोई ना कोई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जिस न्यूनतम ऊर्जा की आपको आवश्यकता होती है उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन। तो क्या परिभाषा आएगी, धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, क्या बोलेंगे, धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। अभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में देखा ना भाई, जब तक ऊर्जा नहीं दोगे तब तक बाहर नहीं निकल पाएगा इलेक्ट्रॉन। अब कितनी कम से कम ऊर्जा चाहिए, उसी कम से कम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन। तो क्या आएगा, धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। इस कार्यफलन को बेटा हम फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। कई बुक में तो आपको फाई नॉट लिखा मिल जाएगा, कई बुक में आपको डब्ल्यू नॉट लिखा मिल जाएगा। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलिए बेटा, इसका मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कार्यफलन जो सबसे कम होता है, कार्यफलन का मान सबसे कम होता है सीजीएम के लिए, और ये होता है बेटा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे ज़्यादा होता है प्लेटिनम के लिए, और ये हो जाता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना बेटा, कार्यफलन क्या है, धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है।
इसे फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कार्यफलन का मान सबसे कम किसके लिए होता है? सीजियम के लिए। कितना होता है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? प्लेटिनम के लिए, और वो कितना होता है? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कार्यफलन डिपेंड किस पे करता है? सबसे पहले पदार्थ पर, यानी कौन सा धातु लिया है। जैसे मैंने कहा ना, सीजियम के लिए न्यूनतम है, प्लेटिनम के लिए अधिकतम है, तो पदार्थ पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? ताप पर, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसको बाहर निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल ऊर्जा चाहिए, तो 2 से 10 के बीच में अंतर कितने का रहा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो यानी यहाँ जो कार्यफलन जो इसको आवश्यक ऊर्जा है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। लेकिन आपने एक सपोज करो, आपने वहाँ ताप बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी। तो 2 की जगह सपोज करें बेटा ये 3 हो गई, तो अब बाहर निकलने के लिए केवल कितनी ऊर्जा चाहिए हमको? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा है एक तो पदार्थ पर और दूसरा ताप पर। क्लियर? जब आप ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्वतः ही बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्वतः ही बढ़ जाती है तो बेटा इसका मतलब क्या होगा कि कार्यफलन का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगला डिपेंड करता है ये अशुद्धियों की मात्रा पर। किस किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर, ताप पर और अशुद्धियों की मात्रा पर। आप बोले सर अशुद्धियों की मात्रा पर कैसे निर्भर करता है? तो ये जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिकी वाला चैप्टर कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा। तो कार्यफलन बेटा सिंपल सी परिभाषा, धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। इसे डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सबसे कम मात्रक सीजियम के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे अधिक मान होता है प्लेटिनम के लिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे कम सीजियम के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान होता है, सबसे अधिक प्लेटिनम के लिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और निर्भर किस पे करता है? पदार्थ पर, ताप पर और पदार्थ में मिलाएगी अशुद्धियों की मात्रा। अब कल बेटा हम करेंगे, जैसे हम इसमें जो मेन टॉपिक हमको पढ़ना है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ना है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव तक आने से पहले कई वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए थे जिनके बेसिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पता चला था। उन एक्सपेरिमेंट को मैं कल आप लोगों को समझाऊंगा। ओके बेटा, तो आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए, समझिए टॉपिक को, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से रिपीट करूँ।